नमस्कार। आज हम एक ऐसे कोर्ट केस को समझने की कोशिश कर रहे हैं जहां नियम और इंसानी जरूरतें आमने सामने आ गईं। जी। ये कहानी है माया देवी की, जिनके पति स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में काम करते थे। हाँ, जो अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हिस्सा है। बिल्कुल। और पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अनुकंपा के आधार पर नौकरी मांगी थी। हाँ, और ये मामला इसलिए बहुत अहम हो जाता है क्योंकि इसमें सवाल उठता है कि क्या किसी बैंक या संस्था की जो पॉलिसी है, जो नीति है, वो मानवीय संकट के समय मदद करने के अपने असली मकसद से भटक सकती है। और क्या ऐसी नीतियां हमारे संविधान, खासकर अनुच्छेद 14 की कसौटी पर खरी उतरती हैं? बिल्कुल। हमारे पास इसका आधार है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का एक फैसला जो 7 नवंबर 2017 को आया था। जी। तो आज हम इसी फैसले की मदद से समझेंगे कि पूरा मामला क्या था। बैंक की वो कौन सी नीति थी जिस पर सवाल उठा, माया देवी की दलीलें क्या थीं और कोर्ट ने अनुच्छेद 14 यानी समानता के अधिकार के आधार पर क्या स्टैंड लिया। हाँ, चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं, हुआ क्या था। देखिए, माया देवी जी के पति थे स्वर्गीय गुरमेल सिंह। वो स्टेट बैंक ऑफ पटियाला में चपरासी या फराश के पद पर थे। 1998 में उनकी नौकरी लगी थी। अच्छा, काफी समय से थे मतलब। हाँ, और दुखद बात यह हुई कि 3 जून 2016 को, जब वो सिर्फ 44 साल के थे और उनकी काफी सर्विस बाकी थी, करीब 16 साल, उनका देहांत हो गया, ड्यूटी के दौरान ही। ओहो। और परिवार में कौन कौन था? पीछे पत्नी यानी माया देवी जी और 2 नाबालिग बेटियां थीं। उस वक्त उनकी उम्र करीब 14 और 12 साल रही होगी। तो घर के कमाने वाले सदस्य की अचानक मृत्यु, ऐसे में परिवार पर बहुत बड़ी मुश्किल आ जाती है। हाँ, बिल्कुल। तो माया देवी जी ने फौरन ही 17 जून 2016 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए बैंक में अर्जी दी। ये एक आम प्रक्रिया ऐसे मामलों में। ताकि परिवार को कोई सहारा मिल हाँ जी। सके। लेकिन हुआ ये कि बैंक ने बहुत जल्दी, मतलब 23 जून 2016 को ही उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी। अरे, इतनी जल्दी? किस आधार पर? बैंक ने कहा कि वो उनकी जो अनुकंपा नियुक्ति की स्कीम है, उसके नियमों को पूरा नहीं करती। उनकी एक पॉलिसी थी, एक सर्कुलर था, उसके हिसाब से। अच्छा, और एक बात और शायद ध्यान रखने वाली है कि इसी दौरान बैंक का विलय भी हो गया था। हाँ, ये केस चलते चलते ही स्टेट बैंक ऑफ पटियाला का मर्जर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में हो गया था। तो फिर मामला तकनीकी रूप से एसबीआई के खिलाफ हो गया। ठीक है, तो अब ये समझना जरूरी है कि बैंक की वो पॉलिसी आखिर थी क्या जिसके कारण अर्जी खारिज हुई। हाँ, देखिए, बैंक ने अगस्त 2011 में एक सर्कुलर निकाला था। इसमें अनुकंपा नियुक्ति की नई स्कीम बताई गई थी। ये वैसे अक्टूबर 2005 से ही लागू थी। इसने पुरानी स्कीम की जगह ली थी, जिसमें शायद नौकरी के बदले एक मुश्त पैसा दे दिया जाता था। और इस नई स्कीम में क्या खास था? इसमें खास बात ये थी, और यहीं पर पेंच है, कि इसमें कहा गया था कि अनुकंपा पर नौकरी सिर्फ असाधारण मामलों में, मतलब एक्सेप्शनल केसेस में ही मिलेगी। सिर्फ असाधारण मामलों में? सुनने में तो लगता है कि शायद सही हो, लेकिन असाधारण का मतलब क्या था बैंक के लिए? हाँ, यहीं पे सारी बात अटकी। पॉलिसी में 2 तरह के असाधारण मामले बताए गए थे। पहला तो वो कि अगर कर्मचारी की मौत ड्यूटी करते हुए किसी हिंसक घटना में हुई हो, जैसे आतंकवाद, डकैती वगैरह। ठीक है, ये तो समझ आता है। हाँ। और दूसरा? दूसरा वाला ही माया देवी के केस में लागू हुआ। वो शर्त ये थी कि कर्मचारी की मौत या तो उसकी नौकरी लगने के पहले 5 साल के अंदर हुई हो, अच्छा। या फिर उसके 30 साल की उम्र तक पहुंचने से पहले हुई हो। इन दोनों में से जो भी बाद में हो। और साथ में ये भी कि वो अपने पीछे पत्नी या पति या नाबालिग बच्चे छोड़ गया हो। ओह, तो मतलब या तो नौकरी के शुरू के 5 साल में मौत हुई हो जी। या 30 साल की उम्र से पहले। जी बिल्कुल। तो गुरमेल सिंह जी के मामले में क्या था? उनकी उम्र तो 44 थी और नौकरी भी 1998 से थी। हाँ, बिल्कुल सही। उन्होंने नौकरी शुरू की थी करीब 26 साल की उम्र में और देहांत हुआ 44 साल की उम्र में। मतलब ना तो उनकी मौत पहले 5 साल में हुई, ना ही 30 साल की उम्र से पहले। तो बैंक ने इसी नियम का हवाला दे दिया। हाँ, इसी दूसरी शर्त, जिसे पॉलिसी में क्लॉज 2I कहा गया है, उसी का हवाला देकर बैंक ने कहा कि माया देवी असाधारण मामले की परिभाषा में नहीं आती, इसलिए उनकी अर्जी खारिज की जाती है। ये तो काफी कठोर नियम लगता है। तो फिर माया देवी ने जब कोर्ट में इसे चुनौती दी, तो उनका मुख्य तर्क क्या था? जाहिर है इसी नियम पर सवाल उठाया होगा। हाँ, बिल्कुल। उनकी मेन दलील यही थी कि ये जो शर्त है कि मौत 5 साल की सर्विस के अंदर हो या 30 साल की उम्र से पहले, ये पूरी तरह से मनमानी है, आर्बिट्ररी है। इसका कोई तर्क नहीं बनता, इर्रेशनल है ये। उन्होंने इसे साबित करने के लिए कोई उदाहरण दिया? मतलब कैसे ये अतार्किक है? हाँ, उनके वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि देखिए, बैंक में भर्ती की उम्र ही 18 से 30 साल होती है आमतौर पर।
कुछ आरक्षित वर्गों के लिए थोड़ी ज्यादा। अब सोचिए कोई अगर 30 साल की उम्र में ही भर्ती हुआ हाँ, और मान लीजिए 1-2 साल में ही भगवान ना करे उसकी मौत हो जाती है, तो इस नियम के हिसाब से तो वो परिवार मदद का हकदार ही नहीं रहेगा, क्योंकि ना तो 5 साल पूरे हुए, ना 30 से पहले मौत हुई। अरे हाँ, ये तो वाकई अजीब है। तो ये कैसे तर्कसंगत हुआ? ये उनके वकील का पॉइंट था। बात तो बहुत पते की है। तो फिर माया देवी की तरफ से ये कहा गया कि अनुकंपा नियुक्ति का असली मकसद क्या है? बिल्कुल। उनके वकील ने जोर दिया कि अनुकंपा नियुक्ति का जो असल उद्देश्य है, वो है मृतक कर्मचारी के परिवार को अचानक आई मुसीबत, खासकर आर्थिक तंगी से फौरन राहत देना, इमीडिएट हार्नेस जिसे कहते हैं, सहारा देना एकदम से। तो फिर ये तय करने का आधार कि नौकरी किसे मिले, वो परिवार की आर्थिक हालत होनी चाहिए, न कि मरने वाले की उम्र या सर्विस के साल। एकदम सही। यही उनका मुख्य तर्क था कि आप ये देखिए कि परिवार की वित्तीय स्थिति कैसी है, उन पर क्या देनदारियां हैं, क्या उनके पास गुजारे का कोई साधन बचा है, बजाय इसके कि आप ये देखें कि मरने वाले ने कितने साल नौकरी की थी। और उन्होंने अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में भी बताया होगा कोर्ट को। हाँ, बताया गया कि पति की मृत्यु के बाद जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट्स वगैरह मिले, वो ज्यादातर पति द्वारा लिए गए कर्जों को चुकाने में ही चले गए। परिवार के पास नियमित आय का कोई स्रोत नहीं बचा था और 2 बेटियां थीं जो पढ़ रही थीं। उनकी परवरिश की जिम्मेदारी अकेले माया देवी पर आ गई थी। और क्या उन्होंने ये भी कहा कि दूसरी सरकारी योजनाओं में ऐसे नियम नहीं होते? हाँ, ये भी एक पॉइंट रखा गया कि भारत सरकार या राज्य सरकारों की जो अनुकंपा नियुक्ति की स्कीमें हैं, उनमें आमतौर पर इस तरह की रिस्ट्रिक्टिव शर्तें, मतलब इतनी कड़ी शर्तें नहीं होती हैं। अब अगर कानूनी पहलू पर आए तो सबसे बड़ा हमला किस पर था? अनुच्छेद 14 पर। जी हाँ, सबसे मजबूत कानूनी दलील यही थी कि बैंक की पॉलिसी का ये क्लॉज 2I संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 14 जो कहता है कानून के सामने सब बराबर हैं। हाँ, और कानून का समान संरक्षण मिलेगा, मतलब राज्य या उसकी संस्थाएं मनमाने ढंग से भेदभाव नहीं कर सकती। पर बैंक तो ये कह सकता है कि हम भेदभाव कहाँ कर रहे हैं, हमने तो एक नियम बनाया है, एक वर्गीकरण किया है, वो कर्मचारी जिनकी मौत जल्दी हुई और वो जिनकी बाद में हुई। हाँ, और यहीं पर उचित वर्गीकरण यानी रीजनेबल क्लासिफिकेशन का सिद्धांत आता है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले, जैसे पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार वाले केस में ही साफ कर दिया था कि आप वर्गीकरण कर सकते हैं, लेकिन 2 टेस्ट पास करने होंगे। 2 टेस्ट कौन से? पहला, कि वर्गीकरण का जो आधार है वो साफ और समझने लायक हो, इसे कहते हैं इंटेलिजिबल डिफरेंशिया। और दूसरा, जो सबसे जरूरी है, कि उस आधार का, उस वर्गीकरण का कानून या पॉलिसी के उद्देश्य से एक सीधा और तार्किक संबंध हो, रैशनल नेक्सस जिसे कहते हैं। अच्छा, रैशनल नेक्सस, तार्किक संबंध। जी, इसी को ट्विन टेस्ट या दोही कसौटी भी कहते हैं। तो माया देवी की तरफ से ये कहा गया कि ये जो 5 साल या 30 साल वाला नियम है, ये भले ही समझने लायक हो, इंटेलिजिबल डिफरेंशिया हो, लेकिन इसका अनुकंपा नियुक्ति के मकसद यानी परिवार की आर्थिक मदद से कोई तार्किक संबंध, कोई रैशनल नेक्सस नहीं है। बिल्कुल यही पॉइंट था कि परिवार की आर्थिक जरूरत का इस बात से क्या लेना देना कि सदस्य ने 4 साल नौकरी की या 14 साल। जरूरत तो जरूरत होती है। इसलिए ये वर्गीकरण अनुच्छेद 14 के खिलाफ है, क्योंकि बिना किसी वाजिब कारण के एक जैसे जरूरतमंद परिवारों के बीच में भेदभाव कर रहा है। और डीएस नकारा वाले केस का भी जिक्र हुआ था शायद। हाँ, उसमें भी यही बात दोहराई गई थी कि वर्गीकरण को इन दोहरी कसौटियों पर खरा उतरना होगा। ठीक है, ये तो हुई माया देवी की मजबूत दलील है। अब जरा बैंक की तरफ चलते हैं। उन्होंने अपना बचाव कैसे किया? उनका मुख्य तर्क क्या रहा होगा? बैंक का पहला और सबसे क्लासिक तर्क तो यही होता है ऐसे मामलों में कि देखिए, अनुकंपा नियुक्ति कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ये तो बैंक की तरफ से दी जाने वाली एक रियायत है, एक कंसेशन है। तो बैंक अपनी पॉलिसी बनाने के लिए स्वतंत्र है। अच्छा, कि ये हमारा अधिकार है कि हम किसे दें किसे ना दें, अपनी पॉलिसी के हिसाब से। हाँ, कुछ इस तरह का। और जो शर्तें उन्होंने लगाई, जैसे ये क्लॉज 2I, उसे सही ठहराने के लिए क्या कहा? हाँ, उसका क्या जस्टिफिकेशन दिया? बैंक ने कहा कि ये शर्तें इसलिए बनाई हैं ताकि पूरी प्रक्रिया व्यवस्थित रहे, स्ट्रीमलाइन रहे, और ये सुनिश्चित किया जा सके कि मदद सिर्फ उन्हीं परिवारों तक पहुंचे जो सबसे ज्यादा